It's budget day in India. Usually budget speeches follow a familiar script. But this year feels different. If we have to sum up this budget in one word, it would be pivot. Time that she sat in parliament for a Bihar state budget. In Bihar, people of Bihar. 1 फरवरी को आया न्यू बजट जिसने एक दिन के अंदर निर्मला सीतारमण जी के हेटर्स को उनके फैन में बदल दिया। तो क्या खास है इस न्यू बजट में मिडिल क्लास के अलावा देश के लिए या फिर कह लीजिए इंडिया के फ्यूचर के लिए? I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस साल का बजट सिर्फ यहाँ पर 12 लाख के टैक्स फ्री तक सीमित नहीं था, बल्कि इस बजट में तो मेनली ध्यान दिया गया है कि इंडिया के एजुकेशन के ऊपर, इंडिया के एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर सेक्टर्स, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। आज अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आते ही इंडिया के लिए परफेक्ट टाइम है ग्लोबल मार्केट के ट्रेड को डोमिनेंस करने के लिए, जिसके लिए इस बजट का पास होना, इंप्लीमेंट होना बहुत ही जरूरी था। पर यह बिल इंडिया के लिए सिर्फ फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदायक भी है, जिसे हम जानेंगे इस वीडियो में। और देखिए, देश में बजट पास हो और इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कभी हुआ है? हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों लिबरल्स इस बजट से दुखी हैं, रवीश कुमार बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, सोनिया गांधी जी थोड़ी सी जेलस है और राहुल गांधी जी का बहुत ही बुरा हाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साली हरामखोर, साली कुतरी, उल्टा क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं खामखा तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। वाह वाह। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। याद करें वो टाइम जब आज से कुछ समय पहले 2024 23 जुलाई को फाइनेंस बिल पास हुआ था, जहां पर लोगों ने इस बिल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, साथ में बीजेपी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और निर्मला सीतारमण के ऊपर तो मीम्स बनने लगे थे। पर आज उन्हीं निर्मला सीतारमण जी के एक बिल की वजह से आज उनके हेटर्स उनके फैन में बदल चुके हैं। और ये चमत्कार हुआ कैसे? इस बार के बजट में मेनली फोकस किया गया मिडिल क्लास के ऊपर। 12 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक मिडिल क्लास को और चाहिए ही क्या, तो बस लोग बन गए उनके फैन। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर हमें 12 लाख के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा, या उससे अगर 1 रुपया ज्यादा हो गया तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। और अगर हमें उस 1 रुपये की वजह से टैक्स देना पड़ गया तो ऐसे में तो जो 12 लाख कमा रहा है उससे हमारी इनकम कम हो गई। ऐसे में तो जो पर्सन ज्यादा मेहनत करके 12 लाख वाले पर्सन से ज्यादा पैसे कमा रहा है उसकी तो मेहनत धरी की धरी रह गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। पर इन सब के अलावा हम इस बजट में और भी बात करेंगे कि कैसे इस बजट में फोकस किया गया बिहार के ऊपर। इस बिल में अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट के ऊपर ध्यान दिया गया तो वो था बिहार। पर बिहार ही क्यों? बिहार के अलावा ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं? जबकि मध्य प्रदेश और ओडिशा में तो भारी मत से बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बिहार में तो लोगों ने बीजेपी को वोट तक नहीं दिया था। तो बिहार के लिए इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों और अदर किसी स्टेट के लिए क्यों नहीं? हम ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी जी जो कि हर बात में जाति जाति रट लगाते हैं, जो कि इस बिल में भी पता नहीं किस तरीके से जाति निकाल बैठे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। देखेंगे लिबरल्स का रोना, जो कि इस बात से दुखी है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कैसे हो सकता है। हमारे देश में ऐसा कौन है भला जो कि 12 लाख कमा रहा है? इन्हें लगता है कि ये अगर 12 लाख नहीं कमा पा रहे हैं तो देश में कोई और नहीं है जो कि 12 लाख कमाता होगा। इस बजट में जितने राहुल गांधी दुखी थे उनसे ज्यादा दुखी कोई और भी था। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। और आप देखिए कि बजट बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जिस तरीके से इस बजट में फोकस किया गया मिडिल क्लास के ऊपर, उन्हें रिलीफ देने के लिए, ठीक उसी तरीके से फोकस किया गया देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से आज अमेरिका, चाइना अपने खुद के एआई मॉडल्स निकाल रहे हैं, तो उस हिसाब से इंडिया के पास तो ऐसे एआई टेक्नोलॉजी अभी तक है भी नहीं। इसलिए तो इस बिल में एआई मॉडल्स को भी मेंशन किया गया। ट्रेड के ऊपर टैरिफ कम करके ये ध्यान दिया है कि किस तरीके से देश में मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज को बुलाया जाए। देश में बढ़ते ईवी इंडस्ट्री को देखते हुए उनके ऊपर भी टैक्स को कम किया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और भी सीट्स को अलॉट किए जाएंगे, और ये होगा कैसे उसे हम जानते हैं इस वीडियो से। तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही 1 फरवरी को देश में बजट बिल पास हुआ, जिसमें मिडिल क्लास को देखते हुए 12 लाख तक के इनकम के ऊपर टैक्स फ्री कर दिया गया, जो कि एक इंडियन के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है निर्मला ताई का फैन बनने के लिए। बताओ जरा, जो लोग यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का ट्रोल करते थे अब वो भी उनका फैन बन बैठे हैं, क्योंकि ओल्ड रिजिम में 7 लाख के इनकम तक आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था, उसके ऊपर के इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होता था। और तो 15 लाख के इनकम में आपको 30% टैक्स में देने होते थे। जरा सोचिए कि इंडियंस के लिए कितनी परेशान की बात थी। और वहीं न्यू टैक्स रिजिम में इस 7 लाख को बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया, यानी कि आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जिस वजह से ये न्यू टैक्स रिजिम एक इंडियन के लिए परफेक्ट है। अब अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको 12 लाख के इनकम तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक सैलरी इंप्लॉइज है तो आपको 12,75,000 तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस बात का डाउट हो कि अगर कोई बिजनेस ओनर 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा
कमा लिया, या फिर कोई सैलरी इंप्लॉइज है 12,75,000 से 1 रुपए ज्यादा कमा लिया, तो ऐसे में तो उस पर्सन को यहाँ पर 60,000 से भी अधिक का टैक्स देना पड़ गया, यानी कि उसकी अमाउंट 12 लाख से कम हो गई। और वहीं पे अपोजिट में वो पर्सन जो कि एग्जैक्टली 12 लाख कमा रहा है, तो यानी कि जो पर्सन यहाँ पर ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया, उसकी अमाउंट एक्चुअली में कम हो गई उस पर्सन से जो कि 12 लाख कमा रहा है। और आपने कुछ वीडियोस में ऐसा सुना भी होगा कि अगर 12 लाख से 1 रुपया आपका ज्यादा हो गया तो आपको टैक्स देना ही पड़ जाएगा, पर यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर टैक्स दोनों के ऊपर लगेगा, चाहे वो पर्सन सिर्फ 12 लाख ही कमा रहा हो या फिर वो पर्सन जो कि 12 लाख से ज्यादा कमा रहा हो। पर जो 12 लाख कमा रहा है उसके लिए तो ये कहा जा रहा है कि उसे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पर एक कैलकुलेशन है। अगर आप न्यू टैक्स लैब देखो तो उसमें बताया गया कि कितने अमाउंट तक कितने परसेंटेज के टैक्स लगेंगे, जैसे कि 4 लाख से 8 लाख तक 5%, जो होते 20,000 रुपए। तो वहीं 8 लाख से लेकर 12 लाख के अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेंगे 10%, यानी कि 4 लाख के ऊपर अगर 10% लगा तो यानी कि 40,000, तो 20,000 प्लस 40,000 होते हैं 60,000। पर क्योंकि इस बार के टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिबेट्स और बेनिफिट्स हैं 60,000 रुपए तक, तो ऐसा माना जाएगा कि जो आपको 12 लाख के ऊपर 60,000 रुपए के टैक्स देने थे, वही 60,000 रुपए आपको गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा मिल गया, यानी कि वो पैसा इक्वल हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 12 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और 12 लाख के ऊपर के इनकम होने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट कम हो जाएगी उस पर्सन से जो कि एग्जैक्टली 12 लाख ही कमा रहा है। बट उस केस में वो पर्सन चीटेड फील करेगा कि यार मैंने 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया और मेरी अमाउंट यहाँ पर कम हो गई उस पर्सन से जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर 12 लाख ही कमा रहा है, तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। तो आपको यहाँ पर चीटेड फील ना हो, इसलिए यहाँ पर इस बजट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ, जो कि एक तरीके का पेनल्टी है। हाँ, यहाँ पर डरिए मत, ये पेनल्टी आपके फायदे के लिए। आप इस चीज को कुछ ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा इनकम होने पर, तो आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती उस पर्सन से जो कि 12 लाख ही कमा रहा है। पर इस पेनल्टी में गवर्नमेंट आपसे पूरी टैक्स नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट यहाँ से आपके ऊपर हैवी टैक्स ना लगाकर आपसे सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट जो 12 लाख के ऊपर कलेक्ट किया आपने, उस पैसे को ही एज अ पेनल्टी के तौर पर ले लेगी। यानी कि आप सोचिए कि अगर आपको 12 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता तो वो टैक्स के पैसे होते 60,000 प्लस, यानी कि आपके हाथ में पैसे रह जाते 11,40,000 रुपए। पर गवर्नमेंट यहाँ पर आपसे टैक्स ना लेकर बल्कि उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही आपसे ले लेगी जो कि आपने 12 लाख से ऊपर कमाया। एग्जाम्पल से कुछ ऐसे समझिए कि आपने 12 लाख 1 रुपया या फिर 10 रुपये ज्यादा कमाया, आपके हाथ में अभी कैश है 12 लाख 10 रुपए, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती तो 60,000 से ज्यादा देना पड़ जाता, पर गवर्नमेंट यहाँ पर आपसे सिर्फ उस 10 रुपए को ही ले लेगी एज अ टैक्स के तौर पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट 12 लाख हो जाएगी और आपको ये चीटेड भी फील नहीं होगा कि आपने ज्यादा मेहनत किया उस 12 लाख कमाने वाले पर्सन से और आपकी अमाउंट तो गवर्नमेंट ने ले लिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि अगर मैं यहाँ पर 13 लाख कमाऊँ, 14 लाख कमाऊँ, 15 लाख कमाऊँ, तो क्या उस पैसे को भी गवर्नमेंट यहाँ पर पेनल्टी लगाकर ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेनल्टी यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक है, जैसे मान लीजिए 13 लाख तक, उसके ऊपर कि अगर आप इनकम करते हो तो उसके ऊपर आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको और एक चीज का जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 12 लाख के इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट है। अगर आप कैपिटल गेन से प्रॉफिट कमाते हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ और आपकी सैलरी थी 10 लाख रुपए, तो उस हिसाब से हुआ कितना अमाउंट? 12 लाख रुपए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें तो टैक्स लगेगा नहीं, पर उसमें टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर आपके सैलरी के 10 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगी, पर जो 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर टैक्स जरूर लेगी। इस बिल में यहाँ पर टैक्स रिटर्न फाइल के भी ड्यूरेशन को बढ़ाया गया है, जो पहले 2 साल था उसे बढ़ाकर 4 साल किया गया। जब पहले कम टाइम होने की वजह से लोग अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल को भर नहीं पाते थे तो उन्हें पेनल्टी देना पड़ जाता था, बट उसी चीज को ध्यान देते हुए इस बार के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया ताकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। इस बार का टैक्स रिजिम किस तरीके से ओल्ड वाले टैक्स रिजिम से बेहतर है और आपके लिए फायदेमंद है, पहले उसे जानते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम 8 लाख के इनकम में आपको टैक्स देने पड़ते थे 23,000 रुपए, तो वो पैसे इस बार देने नहीं पड़ेंगे, वो पैसे आपके बच गए। 12 लाख पे आपको 71,000 देना पड़ता था टैक्स के तौर पे, अब वो नहीं देना पड़ेगा, वो पैसे भी बच गए। 16 लाख के इनकम में आपको पहले देने होते थे 1,53,000 रुपए, अब वो अमाउंट कम हो चुका है 1,13,000, यानी कि 40,000 रुपए आपके न्यू टैक्स रिजिम में बच गए। 20 लाख पे आपको देने होते थे 2,70,000, अब वो अमाउंट कम हो चुका है 1,90,000, यानी कि आपके 80,000 रुपए बच गए। 24 लाख के इनकम में पहले आपको अमाउंट देने होते थे 4 लाख से भी अधिक के, बट अब वो अमाउंट हो चुका है 2,90,000 तक, यानी कि आपके 1 लाख से भी अधिक के पैसे यहाँ पर बच गए। 30 लाख पे आपको अमाउंट देने होते थे 5,90,000 रुपए, बट अब वो अमाउंट कम हो चुका है 4,75,000, यानी कि आपके यहाँ पर पैसे बच गए 1,15,000 तक। ओल्ड टैक्स रिजिम जहाँ पर 15 लाख के इनकम में आपको पहले 30% टैक्स पे देने होते थे, बट अब न्यू टैक्स रिजिम में उसी 15 लाख के इनकम के ऊपर आपको जो 30% टैक्स देने होते थे उसे कम करके 15% कर दिया गया। 16 से 20% के इनकम के ऊपर 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख इनकम के ऊपर 25% टैक्स, और 24 लाख से ज्यादा होने पर ही 30% के टैक्स लगेंगे। एक मिडिल क्लास को चाहिए क्या 12 लाख तक के इनकम के ऊपर टैक्स फ्री? उसके लिए एक वरदान से कम नहीं। बढ़ती महंगाई में अगर एक मिडिल क्लास को ऐसा एक रिलीफ मिल जाए तो उसे और चाहिए ही क्या। जरा सोचिए कि किसी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों 12-12 लाख के इनकम कमा रहे हैं,
तो उनके 24 लाख बन गए और उसके ऊपर कोई टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा। तो वो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने EMI को चुकाने के लिए। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया यह बजट उनका 12th बजट है, जिसे अब तक का बेस्ट बजट भी कहा जा रहा है। इस बार का बजट सबसे ज्यादा बेस्ट इसलिए है कि अगर इस बार के टैक्स स्लैब को आप कंपेयर करो हिस्ट्री के टैक्स स्लैब से, तो जहां कभी 1973 से लेकर 1974 में अगर आप 100 रुपए कमाते थे तो उस 100 रुपए में आपको 97 रुपए टैक्स में देने होते थे, तो आपके हाथ में बचे कितने रुपए? 3 रुपए। उसे हम कंपेयर करें आज की डेट से, तो आपको सिर्फ आज की डेट में देना होता है 100 रुपए में 30 रुपए। अब भले यहाँ पर गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजिम में गिफ्ट दिया है, बट यहाँ पर इस गिफ्ट की वजह से गवर्नमेंट को यानी कि देश को एक हैवी नुकसान झेलना पड़ेगा 11 लाख करोड़ का। क्योंकि पहले जब यहाँ पर गवर्नमेंट 7 लाख पे टैक्स लिया करती थी, अब वो अमाउंट बढ़ के हो चुके हैं 12 लाख रुपए। तो इन अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है, जो पैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर जाते, क्योंकि अब वो पैसे गवर्नमेंट को जाएंगे नहीं, तो वो गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए एक नुकसान है 11 लाख करोड़ का। इसीलिए तो इस बार का देश का GDP फिजिकल डेफिशिएंट में जाएगा। अब ये फिजिकल डेफिशिएंट क्या होता है? जब देश की इनकम कम होती है और देश के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, यानी कि उसके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उस समय उसे कहा जाता है फिजिकल डेफिशिएंट। जिस चीज को यहाँ पर 2024 में एस्टिमेट कर दिया गया था कि इस बार फिजिकल डेफिशिएंट होगा GDP के 4.9%, पर इस बार का फिजिकल डेफिशिएंट GDP के 4.8% होगा, जिस चीज को यहाँ पर गवर्नमेंट को रिकवर करने के लिए अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होगा। अब यहाँ तक ये बातें थी टेक्निकल्स बातें, अब हम आते हैं सोशल बातों पे। जरा देखिए कि देश में बिल पास हो, बजट पास हो और उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, लिबरल्स का रोना ना हो, ये कैसे हो सकता है? रवीश कुमार जी बजट के पास होते ही कुछ ही मिनटों के अंदर वीडियो रिलीज कर दिया कि कैसे ये बजट घातक है इंडियंस के लिए और ये मोदी जी का एजेंडा है। इस बिल के पास होने से पहले रवीश कुमार जी अपने वीडियो में कहते थे कि क्यों बीजेपी यहाँ पर ऐसे बिल्स को लाते नहीं है, उसे कंपेयर करते थे यूपीए गवर्नमेंट से। पर जैसे ये बिल पास हो गई, रवीश कुमार जी का रोना है कि ये बिल मोदी जी का एजेंडा है। मिडिल क्लास अब और नहीं झेल पा रहा है, इसलिए चारों तरफ से टैक्स की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मिडिल क्लास को सोचना चाहिए कि जब कॉर्पोरेट का टैक्स घटाया गया तब वो कहां था, क्या कर रहा था? मैं बताता हूं, वो धर्म की राजनीति के पीछे सनका हुआ था। फायदा किसका हुआ? कॉर्पोरेट का। कैसे? 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 26% कर दिया, जो यूपीए के समय 35% था। 9% कम हो गया। क्या मिडिल क्लास को 9% की राहत मिली है टैक्स में? ऊपर से जीएसटी का प्यार मिल गया। 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन हो गई। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम किए जाएं, लेकिन क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? स्लैब में बेशक बदलाव किए गए, लेकिन इससे टैक्स रेट की उसकी पीड़ा क्या कम हो जाती है, या सिर्फ दर्द अपनी जगह बदल लेता है? कुंभ में सर पर सूटकेस, ब्रीफकेस और अटैची की जगह बोरे में सामान लादकर, कंधे पर पटरी से खरीदा गया बैग लादकर चला जा रहा यह मानव समूह भी क्या इस घोषणा से उत्साहित होगा? अब ऐसी बातें रवीश कुमार जी सिर्फ इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनका झुकाव यूपीए गवर्नमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही था। अब यूपीए गवर्नमेंट के लिए उनका झुकाव कितना ज्यादा था, वो यूपीए गवर्नमेंट के लिए कितना ज्यादा वफादार थे, आप इस बात समझिए कि वो कुंभ मेले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाने वाले लोग बैकवर्ड है, इलिटरेट हैं, बट खुद जाकर यहाँ पर चादर चढ़ा रहे हैं। कहाँ पे? मजार में। वाओ। अब आप कहोगे कि मजार में चादर क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि मजार में चादर चढ़ाना सेकुलरिज्म का परिभाषा है। मजार में चादर चढ़ाने वाले लोग हाई IQ होते हैं। कुछ कांग्रेस यहाँ पर इस बात से खफा थे कि 12 लाख रुपए यहाँ पर कमाता कौन होगा? बेचारे खुद नहीं कमा पा रहे तो इन्हें लग रहा है कि कोई और नहीं कमाता होगा। राहुल गांधी जी तो इन सबसे ज्यादा आगे निकल गए, वो तो इस बजट में भी जाति ढूंढ निकले। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लोग थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। पता नहीं इनका जातिवाद कब खत्म होगा। अब जातिवाद से याद आया, अखिलेश यादव भी इस बिल से कुछ ज्यादा ही खफा थे। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो। कुछ पढ़े लिखे लिबरल्स इस बात से कंफ्यूज थे कि अगर 12 लाख इनकम तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो फिर ये न्यू टैक्स रिजिम क्या है? बेचारे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है। आप प्लीज इस वीडियो को उन पर्सन को जरूर भेजना जिन्हें न्यू टैक्स के रिजिम के बारे में पता ना हो या उन्हें इस कैलकुलेशन के बारे में पता ना हो, और किसी लिबरल को तो मेरी वीडियो जरूर भेजना। जो भी लिबरल, सेकुलर्स और पीसफुल इस बजट को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि ये बजट खराब है, बल्कि वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि इस बिल को पास किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। अगर इस बिल को पास किया होता यूपीए गवर्नमेंट ने तो फिर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि सोनिया गांधी जी, इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर स्पीच दे रही हैं बजट पास होने पे, पर सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट से बाहर आकर उन्हें क्या कह रही हैं? पुअर लेडी। नो कमेंट।
No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. कुछ लोग इस बजट से सिर्फ इसलिए दुखी थे क्योंकि इस बजट में फोकस किया गया बिहार के ऊपर। बेचारे राहुल गांधी ट्विटर पर ट्वीट करे जा रहे थे कि ये बजट सबसे ज्यादा बेकार है। बेकार बोल भी कौन रहा है जिसकी खुद के रूलिंग स्टेट यहाँ पर बुरी हालत है, जैसे कि हिमाचल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है अपने खुद के एम्प्लॉइज को सैलरीज देने के लिए। कर्नाटक की गवर्नमेंट यहाँ पर कर्जे में डूबी हुई है। तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर 1.5 लाख से भी अधिक का यहाँ पर डेब्ट्स है। ऐसे में राहुल गांधी जैसे लोगों को तो यहाँ पर बजट के ऊपर तो बात करना भी नहीं चाहिए। वैसे राहुल गांधी की आईक्यू यहाँ पर कितनी ज्यादा है वो तो हम सबको पता है, पर फिर भी आप एक चीज से अंदाजा लगा सकते हो जो इंडिया को यहाँ पर यह कहे कि वो एक कंट्री नहीं बल्कि यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है। फिर इन लोगों को देखने के बाद कुछ ऐसे लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं। You will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? आपसे there was no Bharat, there was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. वैसे भी इस बजट के दौरान अकाली दल के लोग इस बात से दुखी थे कि क्यों यहाँ पर फोकस किया जा रहा है बिहार के ऊपर। और इसी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे भी लीडर हैं जिनकी एक्सपायरी डेट तो ऐसे निकल चुकी है, जिन्हें रिकॉग्नाइजेशन तो ऐसे मिल जाना चाहिए बट अभी तक मिला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ श्री 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में, जो बेचारे इस उम्र पे भी ट्विटर पे वॉर लड़ रहे हैं कि क्या वुमेन्स को यहाँ पर कुछ मिला, युवाओं को कुछ मिला, बजट में यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या मिला, बजट में यहाँ पर देश को क्या मिला। लगता है बेचारे यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के पूरे स्पीच को सुने नहीं थे। मैं इन्हें बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि बेचारे मल्लिकार्जुन यहाँ पर गट्स रखते हैं एक मेन लीडर बनने में, पर मेरे प्यारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उन्हें कुछ ऐसे साइडलाइन कर देते हैं जैसे कि मानो यहाँ पर वीर अपने मूवी में अक्षय कुमार को साइड कैरेक्टर बना दिया हो। अब इनका रोना तो हमेशा चलता रहेगा, पर अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये बजट इंडिया के फ्यूचर के लिए एक वरदान है। ये बजट किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ाएगा, इंडिया के फ्यूचर को बदल के रख देगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर 10,000 सीट्स बढ़ाए गए सिर्फ इस साल, और 5 सालों के अंदर ये सीट्स बढ़ाए जाएंगे 75,000 तक। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड कहाँ पे कराए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। पर जरा आप सोचिए कि अगर सीट्स यहाँ पर बढ़ते हैं तो उन नीट स्टूडेंट्स को यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, उनको यहाँ पर कितना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि हर इंडियंस को यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की वाटर सप्लाईज मिले, खास करके विलेज एरियाज में और खास करके दिल्ली में, जिसके लिए यहाँ पर जल जीवन मिशन को यहाँ पर प्रमोट किया गया और इस मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए अलॉट भी किए गए, जिनका मिशन है 2028 तक इस जल जीवन मिशन को यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए। साथ में इस बजट में फोकस किया गया वुमेन्स के ऊपर, उनके स्किल्स को इंप्रूव करने के ऊपर, जहाँ पर गवर्नमेंट उन फीमेल्स को यहाँ पर सपोर्ट करेगा जो कि छोटे स्केल्स में अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए फंड्स चाहते हैं। फार्मर्स जो कि हमारे देश के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमारे देश के एक नींव है, उनके लिए इस बजट में अधिक फोकस किया गया। याद करें वो टाइम जब गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ फोकस करती थी राइस और वीट को उगाने पे, उसको कल्टीवेट करने में, जिसका फायदा अक्सर उठाया जाता था पंजाब में अननेसेसरी राइस कल्टीवेट करके, और गवर्नमेंट को भी फोर्स किया जाता था कि वो इन लोगों से उस राइस को खरीदे जो राइस कल्टीवेशन यहाँ पर होने चाहिए थे ओडिशा, बिहार, झारखंड और कुछ और स्टेट्स में, उसे यहाँ पर करा जा रहा था पंजाब में जानबूझ के। और इसी अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से दिल्ली में यहाँ पर हर साल एयर पॉल्यूशन बढ़ते हैं। पर इस बार गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ पंजाब में फोकस ना करके पूरे देश में फोकस करता हुआ फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है ग्रेन कल्टीवेशन के ऊपर, जैसे कि तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल। अब हम फाइनली उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट में अधिकांश लोग यहाँ पर चौंके पड़े थे, बिहार के ऊपर। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सोचे कि बिहार के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों, बिहार के लिए इतना ज्यादा फोकस क्यों। पर जरा सोचे कि जो स्टेट यहाँ पर देश को सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, वो स्टेट जिसके समय पर रिच कल्चर रहा, वो स्टेट जो कि डिजर्व करता है अच्छी एग्रीकल्चर, अच्छे इंडस्ट्रीज और अच्छे IIT इंडस्ट्रीज, पर उसे वो चीज कभी मिल ही नहीं पाए खुद के लीडर्स की वजह से, जिन्होंने अपने फायदे के लिए बिहार को बर्बाद कर दिया जातिवाद में, गैंग्स वॉर में, और एक बिहारी पर्सन को मजबूर कर दिया अपने स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में माइग्रेट करने में। इसलिए इस बजट में अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी स्टेट पे किया गया तो वो था बिहार। एटलीस्ट वहां पर किसी तरीके का डेवलपमेंट किया जाए। This was the first time that she sat in parliament for a Bihar state budget. In Bihar, people of Bihar. जैसे कि बिहार में मखाना बोर्ड को क्रिएट करना हो ताकि बिहार में प्रोड्यूस होने वाले मखानों को यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके। वो बिहार जो कि भारत के 90% मखाना कंजम्पशन को पूरा करता है और अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भी भेजता है अब्रॉड में। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से पहले यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज थे वो बिहार आते थे, वहाँ के प्रोडक्ट्स को लेकर जैसे कि मखाना को लेकर बाहर में सेल करके अच्छे खासे प्रॉफिट कमाते थे। इसलिए 2022 में बिहार को स्पेशल टैग मिला था मखाना प्रोडक्शंस के लिए, जैसे कि आज दार्जिलिंग है अपने फेमस टीज के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पर एयर एविएशन को भी पुश करना चाहती है बिहार में, और अब इस बजट के पास होने के बाद ये ध्यान दिया जाएगा कि बिहार में एयर एविएशन को और इंप्रूव किया जाए, साथ में और छोटे छोटे एयर एविएशन को क्रिएट किया जाए। इस बजट में IIT पटना को भी यहाँ पर फंड्स मिले, साथ में और भी जो IIT कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उन्हें भी यहाँ पर फंड्स मिले। उन सारे IIT यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर फंड्स मिले जो कि काफी समय से कंप्लीट नहीं हुए थे, उनका कंस्ट्रक्शन काफी लंबे समय से चल रहा था और इस फंड के बाद वो जल्दी बनके तैयार होंगे। वैशन कोशी कैनल प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया बिहार के उन फार्मर्स के लिए जो कि मिथिलांचल रीजन से बिलोंग करते थे। Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project. इन सब के अलावा कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया ताकि बिहार में डेवलपमेंट हो पाए।
पर यहाँ पर सवाल ये है कि सिर्फ यहाँ पर बिहार पे ध्यान क्यों दिया गया कि जैसे ट्रीटमेंट यहाँ पर आंध्र प्रदेश और बिहार को मिल रहे हैं उनके लिए प्रॉपर यहाँ पर बिल पास हो रहे हैं, क्या वैसे ट्रीटमेंट यहाँ पर ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिजर्व नहीं करते? क्योंकि ये सारे वो स्टेट्स हैं जिन्होंने भारी मत से बीजेपी को जिताया, बल्कि आंध्र प्रदेश और बिहार में तो बीजेपी को वोट्स तक नहीं मिले थे। अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में एक बार के लिए भूल भी जाएं तो ओडिशा वो स्टेट है जहां पर 25 साल तक नवीन पटनायक जी ने रूल किया। उन्होंने ओडिशा में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स किए। उसके बावजूद भी ओडिशा के लोगों ने, ओडिया लोगों ने इसलिए बीजेपी को चुना क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि मोदी जी ओडिशा में डेवलपमेंट्स करेंगे। उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। पर हो क्या रहा है, जिस तरीके से पहले यहाँ पर ओडिशा को साइडलाइन कर दिया गया था तो और भी गंदे तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। ओडिशा में भी डेवलपमेंट्स की जरूरत है, ओडिशा के लोगों को भी इंडस्ट्रीज की जरूरत है। ऑलमोस्ट जो ओडिया पर्सन होते हैं उन्हें यहाँ पर अपने स्टेट छोड़कर बाहर जाना पड़ता है काम की तलाश में, इसलिए तो ओडिशा के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। पर यहाँ पर बीजेपी कोई डेवलपमेंट करता हुआ दिख ही नहीं रही है। हाँ, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं ओडिशा के लिए और इस बिल में उस चीज का मेंशन है वो है रेलवे से रिलेटेड, बट ये पर्टिकुलर ओडिशा के लिए नहीं है। रेलवे के लिए ऑलमोस्ट हर स्टेट के लिए पैसे अलॉट हुए हैं तो उसमें से एक ओडिशा भी है, पर कोई डेडिकेटेड बिल यहाँ पर ओडिशा के लिए पास हुआ ही नहीं है। ओडिशा आज की डेट में वो स्टेट है जिसे लोग यहाँ पर ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। ओडिशा वो स्टेट है जो कि पूरे देश के प्लेयर्स को स्पॉन्सर करता है। अदर कंट्री के भी लोग आते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर उसी ओडिशा को ऐसे साइडलाइन कर दिया गया। लोग यहाँ पर ओडिशा को उड़ीसा कहते हैं और उन्हें यहाँ पर ओडिशा के बारे में ठीक से कुछ मालूम भी नहीं है। लोग यहाँ पर ओडिशा के कल्चर से रूबरू नहीं है, उन्हें लगता है कि ओडिशा कोई ट्रैवल एरिया है, पर सच्चाई इससे काफी ज्यादा अलग है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को ओडिशा के कल्चर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पर्टिकुलर बिल पास हो रहे हैं तो ठीक उसी तरीके से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए भी ध्यान देना चाहिए। उनके लिए भी एक डेडिकेटेड बिल पास होना चाहिए। ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ भी एक मिनरल रिच स्टेट है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस बजट में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ और चीजों के ऊपर ध्यान दिया है, जैसे कि उड़ान स्कीम, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर के रोड एंड हाईवेज को सुधारा जाएगा। इस बजट में दूसरा फोकस रहा टॉय इंडस्ट्रीज के लिए। टॉय इंडस्ट्रीज इंडिया में बढ़ता हुआ एक मार्केट है, पर अब तक उसे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। इससे पहले ना तो उसे सपोर्ट मिलते थे और ना ही उसे फंड मिलते थे, पर इस बजट में इस चीज का ध्यान रखा गया कि किस तरीके से इंडिया में बढ़ते हुए टॉय इंडस्ट्री के मार्केट को सेटअप किया जाए। तीसरा मुद्दा यहाँ पर फोकस किया गया था हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, जिसके अंतर्गत 36 यहाँ पर लाइफ सेविंग मेडिसिन को पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया और 37 मेडिसिन के ऊपर कस्टम ड्यूटी को और कम किया गया। साथ में ऐसे मेडिसिन जो कि कैंसर पेशेंट्स यूज करते हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस को रिमूव किया गया। इसी तरह बहुत सारे और मुद्दे थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार फोकस किया इस बजट में। पर अब हम बात करते हैं कि बजट में मेंशन उन बिल्स के बारे में जो कि इंडिया को हेल्प करेगा ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलॉट किए 20,000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो 100 गीगावाट के यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए न्यूक्लियर प्लांट से। India keeps developing, it will keep needing fuel. It needs energy to keep the blaze going, and that is why Finance Minister Nirmala Sitharaman made a special note today. जिससे यहाँ पर 70% की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी 5 साल के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स में, जब यहाँ पर 2029 में 13 गीगावाट से यहाँ पर प्लांट सेटअप होंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि 2033 तक इंडिया में 5 ऐसे इंडोजिनस प्लांट सेटअप हो जाए न्यूक्लियर प्लांट्स के। इसके अलावा बजट में फोकस किया गया इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर ग्लोबली इंडिया यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है सिर्फ 0.06%, तो वहीं पे चाइना, जापान और साउथ कोरिया कंट्रीब्यूट करते हैं 85%। तो जरा सोचिए कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पर कितनी बड़ी है और गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर ध्यान दे तो इंडिया यहाँ पर ग्लोबली इन मार्केट्स के शेयर्स को यहाँ पर ओन कर सकता है अच्छे लेवल पे, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में शिप बिल्डिंग कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने 2025 के इस बजट में खास करके ध्यान दिया है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। वो मार्केट जो कि इंडिया में 2022 तक 90 मिलियन तक था, 2024 में ये इंडस्ट्री बन के हो चुका था $1.12 बिलियन का, और 2030 तक इंडियन मार्केट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के मार्केट में यहाँ पर ग्लोबली 10th पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जो कि आज की डेट में 2025 में 20th पोजीशन पे। और अगर 2050 तक गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री पे ध्यान देती है तो इंडियन मार्केट यहाँ पर ग्लोबली 5th पोजीशन पे भी पहुंच सकता है। इसके बाद इस बजट में फोकस किया गया था इंडिया में स्टार्टअप मार्केट को और भी फंड्स प्रोवाइड करने में। इसके लिए यहाँ पर अलॉट किए गए 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फोकस किया गया था यहाँ पर AI सेक्टर के ऊपर, जहाँ आज अमेरिका और चाइना के पास अपने खुद के AI मॉडल्स हैं। जैसे कि चाइना के पास है डीपस्पीक, तो वहीं पे अमेरिका के पास है ChatGPT। AI टेक्नोलॉजी को ओन करना यानी कि ग्लोबल मार्केट को ओन करना, तो वहीं पे क्या इंडिया के पास ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार बजट में अलॉट किया 500 करोड़ रुपए AI मॉड्यूल्स के लिए। साथ में इस बजट में फोकस किया गया ट्रेड सेक्टर में 15 टैरिफ में से 7 टैरिफ को यहाँ पर हटाने पे, जिसके अंतर्गत आती है EV बैटरीज। वो EV बैटरीज जो कि आपके फोन से लेकर आपके कार्स में भी यूज होते हैं। जब गवर्नमेंट यहाँ पर EV बैटरीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम करेगी, टैक्सेस को कम करेगी, तो ये ऑटोमेटिकली फोन से लेकर कार तक ये सारी चीजें आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे। साथ में इस बजट में फोकस किया गया था FDI के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के ऊपर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और भी बढ़े, जिससे देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये था मेरा बजट के ऊपर एक वीडियो। तो बजट के बारे में आप क्या सोचते हो, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, या फिर ऐसे कुछ पॉइंट जो कि मेरे तरफ से यहाँ पर छूट गए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में अवश्य शेयर करें, जिससे चैनल की रीच बढ़ेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।